टीचर। 11, 12, 13। एक सेकंड सोचने दो यार मुझे। ये होमवर्क है ना? एक्सरसाइज कौन सी? 2 डिटर्मिनेंट है ना? इलेवन टू 15, 11, 12, 13। इतने सारे डाउट तुम कैसे पूछ सकते हो? 10th क्लास का क्वेश्चन तुमने मुझसे पूछ लिया। टू इक्वेशन टू अननोन। तो जैसा स्कूल में सिखाते हैं वैसा ही करो। तुमको सॉल्व क्या करना है? x, सॉल्व फॉर x। तो मेरे ख्याल से y को कैंसिल करा दिया, d से मल्टीप्लाई कर दिया, d, और सेकंड इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, और लेफ्ट में AD माइनस BC। देखना मेरा कैलकुलेशन ठीक है क्या? करेक्ट, गुड, बढ़िया बात है रितेश, दिस इज फाइन। अब तुमको ऐसा अजीब सा नहीं लग रहा कि सर लोग सिंगल वेरिएबल में तो कैलकुलेशन कर नहीं पाते हैं और आपने 4 वेरिएबल दे दिए, ए बी सी डी सब अननोन, और एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो कि तुम मुझे सबसे छोटी वैल्यू बता दोगे, है ना? तो तुमको लगता नहीं कि सर डिफिकल्ट द एक्सप्रेशन इजियर द सॉल्यूशन, है ना? ये तो हम इस बात को जानते आए हैं कि जितना देखने में सवाल टफ हो उतना आसान निकलता है। तो तुमको लगा नहीं कि सर इसको हिट एंड ट्रायल से करें क्या, कि काश ये हो जाए मिनिमम, काश ये हो जाए मैक्सिमम। सही है, तो चलो इसको मैक्स कराते हैं। तो इसका मैक्स वैल्यू, you are supposed to take ABCD out of 1, 2, 3, 4, 5 and they are all distinct also। तो इसकी मैक्स वैल्यू बनाने के लिए तुमको लगा नहीं सर इसको लार्जेस्ट कर दीजिए, 5 into 4, BC को सबसे छोटा कर दीजिए, 2 into 1। डिनोमिनेटर इससे बड़ा पॉसिबल नहीं है, सही है ना? अब न्यूमरेटर शुड बी लीस्ट, ऐसा हम चाहते हैं। तो तुमको लगा नहीं कि सर ये एक इंटीजर है, इंटीजर की सबसे छोटी वैल्यू 1 हो सकती है, तो इसको 1 ट्राई करूं कि यार ये 1 बन सकता है क्या विद दिस कॉम्बिनेशन। तो फील कर रहे हो ना कि सर इन दो में से कोई एक D है, ये दो में से कोई एक A है, तो तुमको लगा नहीं कि सर 1 लाया जा सकता। देखिए 5 माइनस 2 इंटू 2। तो मेरे ख्याल से तुम फील कर गए कि वॉट आई हैव कॉल्ड डी, वॉट आई हैव कॉल्ड बी, दिस इज द लीस्ट आंसर। अरे मैंने ABCD बता दिया कि वॉट आर द वैल्यूज ऑफ ABC एंड D। डन। 12th, थोड़ा सा एक चीज बताओ, तुमको लगता नहीं कि सर गणित में बहुत ऑब्जर्वेशन, बहुत सिमेट्री, ये सब बातें सोची जाती हैं, है ना? क्यों क्यों गणित पढ़ने वाले थोड़े शार्प ज्यादा हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि कंसेप्चुअली तो स्ट्रांग होते ही हैं, क्योंकि कंसेप्ट के बगैर तो कुछ होना ही नहीं है। उसके बाद उनकी ऑब्जर्वेशन भी तगड़ी हो जाती है, वो चीजों को देख करके रिलेट कर लेते हैं खट से कि यार इसमें ये हो रहा है, इसमें ये पैटर्न दिख रहा है। तो ये BC और QR, CA और RP, AB और PQ को देख करके मन में आइडिया आया, विचार आया कि सर ABC बनाते हैं और इधर PQR बनाते हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको ABC बनाने के चक्कर में तुमने AP से मल्टीप्लाई करा दिया,
ए पी, इससे तुम्हारा दोनों बातें होल्ड कर गई। सही। सेकंड को तुमने, अरे सी ए प्लस आर पी इक्वल टू -1, उसको तुमने मल्टीप्लाई किया बी क्यू। सही। एंड थर्ड इक्वेशन को तुमने किया C इंटू आर, राइट। अब एक काम करें, फॉर कन्वीनियंस मैं पी क्यू आर को और एबीसी को कुछ मान लूं कि सर वो एक्स और वाई देखने में अच्छा लगता है। तो अगर मैं एबीसी को कुछ एक्स रीड कर लूं, पी एक्स प्लस ए वाई लाइक दिस, एंड है ना, थोड़ा ट्रिकी था क्वेश्चन। सही। अब मुझे बताओ, क्या तुम फील कर पा रहे हो? आई वॉन्ट दिस सेट ऑफ इक्वेशन टू हैव कॉमन सोल्यूशन। इस तीनों इक्वेशन का मैं चाहता हूं कि एक कॉमन आंसर हो जो यहां से सॉल्व करके आए और इसे भी सेटिस्फाई करे, ऐसा मैं चाहता हूं। ठीक। अभी एक्चुअली हम लोग स्ट्रेट लाइन जस्ट बिगिन किए हैं ना। अगर तुमको स्ट्रेट लाइन मैं ऑलमोस्ट पढ़ा चुका होता ना, तो मैं यहां पर तुमको सीधा फॉर्मूला दे देता कि यार दिस इज द कंडीशन फॉर दीज थ्री इक्वेशन टू हैव अ कॉमन सॉल्यूशन। ठीक। तो अभी तुमको थोड़ा कैलकुलेशन से बताना पड़ेगा मुझे कि इन दो का कॉमन आंसर निकालो, है ना। तो वो 10th क्लास के आइडिया से लिखवा दूं कि सर इसका कॉमन सॉल्यूशन तो हमको 10th में सिखाया था कि लेट अस कलेक्ट टर्म्स वन साइड, फिर एक बढ़िया सा फॉर्मूला सिखाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला, ए बी क्यू माइनस पी ए बी इज वाई अपॉन पी ए क्यू माइनस, कुछ गलत कर दिया ना, पी बी क्यू इज 1 अपॉन, इसी के आगे लिख देता हूं, 1 अपॉन दिस इंटू दिस पी बी माइनस ए क्यू। अब क्या करोगे तुम? सर एक्स निकाला, वाई निकाला और इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर दिया, तो दैट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक। और वो जो कंडीशन है, यू विल कम टू नो कि सर वो जो कंडीशन आएगी ना, आप यहां से एक्स वाई निकाल के इसमें पुट कर दोगे, तो वो कंडीशन तुम्हारी मैच करेगी विद दिस कंसेप्ट कि सीधा अगर आपने ये डिटर्मिनेंट लिखा होता ना, एक्स वाई का कोफिशिएंट कांस्टेंट, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट, तो इस रिजल्ट से वो मैच कर जाएगा। समझ पा रहे हो बात? मैंने कहा ना अभी अभी स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा वेट करो, वहां पर तुमको ये कंसेप्ट आता हुआ दिखेगा। ठीक है ना। इसको हम लोग कॉन्करेंसी ऑफ थ्री स्ट्रेट लाइंस बोलते हैं। गॉट इट? तो एक्स वाई ऑब्टेन करके पुट करने का रिजल्ट इस डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन से मैच करता है। 13 भी पूछ रहे हो क्या? अरे यार, थर्टीन क्या है ना, डिटर्मिनेंट में अभी हम लोगों ने
बहुत अच्छे क्वेश्चंस एक्चुअली किए नहीं है ना, इसलिए ठीक है। इक्वेशंस टू हैव नॉन ट्रिवियल मतलब डिटर्मिनेंट जीरो, डिटर्मिनेंट इज जीरो। पहली बार में तो देखो थोड़ा सा तो टेंशन होती है ना, कि सर पहली बार नए नए आइडियाज देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जब रिपीट होंगे तब तो लगाओगे ना कि हाँ सर कहीं ना कहीं हमने पहले लगाया था। नाउ आई एम एबल टू अप्लाई। आई थिंक दिस इज द कंडीशन। ठीक, अब वो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ टी, है ना। अब थोड़ा सा तुम्हारा सा ऑब्जर्वेशन इंप्रूवमेंट एज्यूम कर रहा हूं मैं। इसको ना एक्सपेंड मन में करो कि सर मैंने इसको खोल दिया, ठीक, और एक्चुअली उसको खोलो मत, जस्ट इमेजिन करो कि मैंने इसे अबाउट फर्स्ट रो ओपन कर दिया। तो देख पा रहे हो a माइनस टी इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ऐसे ही खोलते हैं ना। तो क्या तुमको दिखा कि सर t का हाईएस्ट कोएफिशिएंट टी क्यूब पावर, सॉरी t की हाईएस्ट पावर t3 आ रही है, और वो इधर से आ रही है दिस। इसके बाद तुम नोटिस करो कि सर देयर इज नो टी क्यूब, है ना। तो अगर मैंने डिटरमिनेंट को खोल दिया तो आई फाइंड दिस इंटू दिस माइनस टी क्यूब। ठीक, इसके आगे तुम कुछ भी मत करो कि सर इसके आगे कुछ आ रहा है। मान लो कि वैसे तो तुम समझ जाओगे कि सम टी स्क्वायर एक पॉलिनोमियल टी में खुल रहा है कि नहीं। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस माइनस बी दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस प्लस सी दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो क्या तुमने इसको आइडेंटिफाई किया कि ये कुछ टी में पॉलिनोमियल आ रहा है, लाइक दिस प्लस सम कांस्टेंट। ये बात समझ में आई या नहीं बताओ मुझे। एबल टू अंडरस्टूड दिस आइडिया और नॉट, कि बाय एक्सपैंडिंग डिटर्मिनेंट आई गेट समथिंग लाइक दिस। ठीक, एक काम करता हूं, मैं ये क्वांटिटी को कुछ मान लेता हूं, इस क्वांटिटी को लेटस से लैम्डा। ठीक, अब मानते हो कि बाय एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट ये एक टी में क्यूबिक बन गया, टी में क्यूबिक। ठीक, अब अगर ये टी में क्यूबिक है तो इसके 3 रूट्स होंगे, से T1 से T2 से T3, ऑल ओके। अब वो तुमसे क्या पूछ रहा है, वो तुमसे कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज व्हाट, T1 T2 T3 बराबर लैम्डा इक्वल टू प्लस लैम्डा। नहीं, मैं पूरा खोलने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, अभी देखते जाओ, बात को ध्यान से समझो। यहां तक क्लियर कि सर आपकी प्रॉब्लम का आंसर लैम्डा होगा। ठीक, अब मुझे बताओ ये जो पॉलिनोमियल है और ये जो डिटर्मिनेंट है ये दोनों सेम है कि नहीं। कि सर ये पॉलिनोमियल यहां डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा हुआ है लेकिन ये दोनों सेम है। तो तुमको याद नहीं है, मैंने एक पॉलिनोमियल के कांस्टेंट को निकालना तुमको सिखाया था। मैंने इनफैक्ट तुमको पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स निकालना सिखा रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना सिखा रखा है। कुछ याद आ रहा है कि हाँ सर कुछ बातें, कुछ दिमाग में कुछ लग रहा है कि सुना सुना सा लग रहा है कि आप जो कह रहे हो, है ना। तो कुछ लोगों को बात याद आई कि सर कांस्टेंट था f0, कोएफिशिएंट ऑफ x था f-0 अपॉन 1 फैक्टोरियल, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था (0 अपॉन 2 फैक्टोरियल। याद आया। तो तुमको तो लैम्डा चाहिए। तो अगर मैं ये क्वांटिटी को कुछ ft बोल दूं, दिस इज सम फंक्शन ऑफ t, तो यू विल एग्री कि सर ये तो f0 हो गया आंसर, लैम्डा इज f0। अब ft कौन है,
एफ टी बेचारा तो ये डिटर्मिनेंट है, तो गो एंड पुट टी बराबर 0, तो योर आंसर, ये तो खत्म हो गया। डन। सोचो, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू आंसर। सोचो सोचो। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस जो हमने क्वाड्रेटिक में सीखा था ना, उसका तुम आगे जाकर के बहुत इफेक्टिव एप्लीकेशन देखने वाले हो कि सर आगे के चैप्टर्स में मुझे सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, इन सब का बहुत एलिगेंट एप्लीकेशन मिलने वाला है, ठीक है ना। आई थिंक एक्सरसाइज 2 इज डन। और क्या था होमवर्क? जेई मेंस, जेई मेंस था ना होमवर्क, है ना? ठीक है, 99.95 है ना? हाँ, 99.95 परसेंटाइल, नहीं 95 ज्यादा बोल दिया ना, 99.5 था ना वो, मैं भूल गया कितना कितना टारगेट था मैथ्स का, कि जो लोग 100% मेरी बात को फॉलो करेंगे, लाइव क्लास करेंगे, होमवर्क पूरा सॉल्व करेंगे, मेरी अप्रोच को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, आई डोंट एक्सपेक्ट कि 99.5 बिलो आएगा, है ना? हाँ 99.5, ओके, इन मैथ्स। चलो भाई, जेई मेंस 1 to 7 फर्स्ट पेज 1,3। अरे नहीं यार, ऐसा कैसे तुम पूछ सकते हो सवाल है? डिस्क्रिमिनेंट पोस्ट नेगेटिव, देन इसको खोलो तो, जब जब कुछ भी समझ में ना आए तो इसको खोल दो। और जो समझदार लोग हैं वो लोग कहेंगे कि सर आपका जो कॉलम 3 है ना, उसमें 2 0 बनाते हैं, ax प्लस बी, तो C3 कॉलम, मैं जो बोल रहा हूं ओरली अप्लाई करो, C3 माइनस एक्स इंटू C1 प्लस C2, तो x C1 प्लस C2 को C1 C3 से घटा दो तो देखो C3 0 बन गया, फिर bx प्लस C वो भी 0 बन गया, और ये 0 नहीं होके डिफिकल्ट आ गया, कोई बात नहीं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस C, यहां आ गया माइनस ऑफ ax स्क्वायर 2bx प्लस C। कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आई ना कि सर आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेशन, नहीं होमवर्क एक्सरसाइज 4 था ना, इफ आई एम करेक्ट, जल्दी बताना, मैंने 3 होमवर्क दिया था कि 4 बोला था होमवर्क? अरे रेगुलर स्टूडेंट कौन है क्लास का, वो बताए। एक्सरसाइज 4, हाँ ठीक है। चलो, ये बेचारे कभी कभी घूमने आ जाते हैं, भ्रमण पे आ जाते हैं, इनको यही नहीं पता कि घूमने के लिए पार्क में जाते हैं ना कि किसी क्लास में जाते हैं, ठीक है ना। घूमने के लिए पार्क में जाया करो, ऑक्सीजन मिलेगी। और इस क्लास में तो तुम जानते हो कि सर ऑक्सीजन का उल्टा हो जाएगा एकदम, नहीं, जहर की तरह है ये क्लास, जो लोग घूमने आते हैं, ठीक है, पॉइजनस क्लास है ये। तो मेरे ख्याल से अब इसको एक्सपेंड कर लो यार, अबाउट दिस, नहीं तो इसके अबाउट तो AC माइनस बी स्क्वायर, तो जो लोग समझदार हैं उनका आंसर ये आ गया, इनटू, बहुत ज्यादा लल्लू क्वेश्चन पूछा था तुमने, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट कौन सा पूछा है? 3 and 5। 3 तो डिक्टेट करके हो जाएगा। तुमने सुना होगा कि जब A GP में होता है तो log AP में होता है, ऐसा तुमने सुना है ना, ठीक। एक काम करो, C2 माइनस C1 लगाओ, ठीक। तो देखो log इन AP, तो मानते हो सर वो C2 माइनस C1 सब कॉमन डिफरेंस D बन गया, D।
log an प्लस 1 माइनस log an। कुछ लोग समझ गए मेरी बात को। अब इसी तरह से C3 पर लगाओ C3 माइनस C2, तो सर ये भी DDD आ गया, दो कॉलम आइडेंटिकल, आंसर 0। फोर्थ मैं बता नहीं पाऊंगा, और फिफ्थ इजी है ना। करो, खुद के एफर्ट करो कि एक सवाल तो तुम अपने दम पे करोगे, ठीक। वैसे थोड़ी सी बुद्धि रखा करो यार, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का यूज करना है, तो कुछ लोगों को क्लिक कर रहा है कि सर C1 पर ऑपरेट कर दो, C1 प्लस C2 प्लस C3। आई थिंक दिस विल हेल्प, राइट। C1 प्लस C2 प्लस C3, गॉट इट। उससे साफ दिख रहा है कि 1 प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स बनेगा, और 2x कट गया, 1 आ गया। मेरे ख्याल से तीनों एलिमेंट 1 1 1 बन गए। अब तो 2 0 बना के कर लेना। अप टू 10 नो डाउट। क्वेश्चन 10, ओनली क्वेश्चन 10, ओके। यार तुम लोग, अच्छा 10th क्वेश्चन है। a प्लस 1 बी प्लस 1 सी माइनस 1। तुमने नोटिस किया कि सर a प्लस 1 बी प्लस 1 सी माइनस 1 पहले डिटर्मिनेंट में कॉलम में लिखा हुआ है, तो यार तुम भी कॉलम बना दो इसको। रो कॉलम इंटरचेंज कर दिए मैंने, डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज। गलत कर दूं तो बता देना, हाँ गलती है, यहां गलती है। कुछ नजर आया कि सर अब ये क्वेश्चन बनने के लग रहा हो जाएगा, ठीक। अब मानते हो कि जो पहला डिटर्मिनेंट है, अभी भी उसके साथ में एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ये मेरा सेकंड कॉलम होता काश, और ये मेरा थर्ड होता। ऐसा तुम चाहते हो ना, तो जो तुम चाहते हो ना वो कर लिया करो, कि सर इसे बनाओ सेकंड और इसे बनाओ थर्ड। तो क्योंकि दो इंटरचेंजेस हुए हैं, इसलिए डिटर्मिनेंट अभी भी सेम रहेगा। अब मेरे ख्याल से तुम समझ गए कि सर अब ये दोनों डिटर्मिनेंट को एक सिंगल डिटर्मिनेंट में डाल दो। कॉलम 2 and 3 आर सेम इन बोथ, तो कॉलम 2 और 3 तो सेम रहा, ये एलिमेंट ऐड हो गया, तो इसको जोड़ो जरा। किससे? ए से। समझ गया ना। तो एक काम करता हूं, अब मैं तुमको सिंगल डिटरमिनेंट दे देता हूं कि पता सिंगल डिटरमिनेंट में क्या आया, प्लस ए माइनस बी प्लस सी। कुछ दिमाग में गया? एंड व्हाट यू आर इंटरेस्टेड कि सर आंसर 0 चाहिए, तो n, अब तो इसका n इवन ऑड। यार ये -1 की पावर n तो सब में है ना, कि सर ये तो तुमको लग नहीं रहा कि सर -1 की पावर n, अगर n ऑड हुआ तो ये सब 0 बन जाएंगे। इफ n इज ऑड, दिस इज 0, दिस ऑल्सो इज 0, दिस ऑल्सो इज 0। n ऑड पर 0 आंसर आ गया। गॉट इट? 20 to 21 क्वेश्चंस करेक्ट कर लिए, बहुत अच्छी बात है भाई। टोटल कितने थे? पूरे कर दिए, 20 आउट ऑफ 21, वेरी नाइस। अब वो जो एक नहीं किया था ना, उसको भी सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, ठीक है ना। तो जो जिन लोगों की संख्या काफी अच्छी बढ़ने लगी है, वो तब तक आंसर पे ना जाया करें जब तक कि सेकेंड राउंड थर्ड राउंड भी
दे, क्योंकि आइडिया खुद से स्ट्राइक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि सर हम क्वेश्चन को 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड देते रहते हैं, है ना, क्योंकि खुद के सॉल्यूशन से हम जितना अच्छा सीखते हैं ना, वो मतलब उससे बेस्ट हो ही नहीं सकता कुछ, है ना। क्योंकि जितना क्लास में पढ़ाया गया है उसके बेस पर ऑलमोस्ट सारे हो जाने चाहिए। वो कभी कभार एक आधा कोई थॉट है जो कि तुम जानते हो कि सर जब एक बार शीट पूरी हो जाएगी ना, उसके बाद जब हम कभी रिवाइज करेंगे ब्लैक बुक या वॉटेवर, तब उस मोमेंट वो ट्रिकी आइडियाज भी कभी ना कभी आ चुके होंगे, है ना। 14 यार, 14 पता है मैं अब नहीं बताऊंगा। 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये क्लास में एक बार हो चुका है। ठीक, तो जो 14 पूछ रहा है वो ढूंढे जाकर के कि कहां किया था हमने, पिछली क्लास में डिस्कस हो चुका है क्वेश्चन। अरे यार न्यू स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन साथ में पढ़ो, करंट और स्ट्रेट लाइन के साथ में एसओटी को पैरेलल में कोशिश करते जाओ, क्योंकि अगर एसओटी स्ट्रांग नहीं हुआ ना तो तुम ज्योमेट्री में सफर करोगे। तो पैरेलल में एक चैप्टर कर लो बस, वो है एसओटी। क्वेश्चन 18 ओरल। अरे तुम नॉन जीरो सॉल्यूशन को नहीं पहचानते हो यार। नॉन जीरो मतलब नॉन ट्रिवियल। बस अब तुम सोचना नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कैसे करते हैं। डेल्टा जीरो, डेल्टा जीरो करने से के निकल आएगा। के निकालने के बाद अब तुमको सॉल्यूशन में इंटरेस्ट है, क्योंकि तुमको एक्स जेड और वाई स्क्वायर का रेशियो चाहिए। तो तुमको फील नहीं आ रहा कि सर चलो वाई को लैम्डा मान लेते हैं, वाई को लैम्डा, फिर 2 इक्वेशन 2 अननोन में चले जाते हैं। बताया था कि नहीं बताया था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो y को लैम्डा रखा, देन सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर z इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो आई एम श्योर कि तुम्हारा प्रॉब्लम हो जाएगा। 17 डू योर सेल्फ। और बोलो, 17 का सॉल्यूशन बता दिया मैंने, अप टू 21। ठीक है अभिनव, बढ़िया स्कोर है। सुधांशु 19। यार ये तो डिटरमिनेंट तुमसे खोलने के लिए कह रहा है सुधांशु। हाँ, ये तुम कैसे मुझसे डाउट पूछ सकते हो कि सर ये तो ओरल हो रहा है। या तो रो पर अप्लाई कर दीजिए या कॉलम पे अप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, दोनों से हो रहा है। R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 का हर एलिमेंट 5x माइनस 4 बन गया। 5x माइनस 4 कॉमन, 1 1 1, मेक 2 zeros, एक्सपेंड। समझ गए। इसीलिए कहता हूं थ्योरी में आगे ज्यादा मत बढ़ो। जिनको थ्योरी ज्यादा आती है उनके साथ दिक्कत होती है कि सर थ्योरी में तो हम आपसे बहुत आगे हैं, सवालों में आपसे बहुत पीछे हैं। ठीक, तो इसलिए कम पढ़ो, कम। तुम्हारे पेरेंट्स सुन लेंगे तो कल से तुम्हारी क्लास अटेंड करना बंद करा देंगे कि यार ये कैसा टीचर से पढ़ रहा है मेरा बेटा। वो कह रहा है, टीचर कह रहा है कि कम पढ़ो। फिर उसके आगे का स्टेटमेंट कंप्लीट कर देता हूं, ज्यादा सॉल्व करो, ठीक है ना। तो जिसने मैथ्स का ये क्या कहते हैं उसे, अमृत ज्ञान, ठीक है ना, प्राप्त कर लिया, वो मैथ्स में राइज कर गया कि सर मैथ्स का ज्ञान यही होता है, कम पढ़ो ज्यादा करो, ज्यादा सॉल्व करो, ठीक है। लास्ट क्लास में आई थिंक मैंने कोई प्रॉब्लम तो घर के लिए दिया नहीं था, है ना। तो आई कैन डायरेक्टली स्टार्ट नाउ। तो थोड़ी सी डेफिनेशंस पहले मैं क्रिएट कर देता हूं। इंक्लिनेशन,
वैसे मैंने तुमको कैलकुलस पढ़ाई थी, रिमेम्बर? स्ट्रेट लाइन की पहले एक फॉर्मल डेफिनेशन लिखवा दूं, है ना? चलो एक डेफिनेशन लिखो यार, हटाओ। लिखो, चलो एक डेफिनेशन लिखते हैं स्ट्रेट लाइन। सोचने दो क्या लिखूं। स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व straight line is a curve such that if any 2 points on it, if any 2 points on it are joined by a line segment, if any 2 points on it are joined by a line segment, will define a unique direction, will define a unique direction. Straight line is a curve if any 2 points on it are joined by a line segment, will define a unique direction. Any 2 points on it are joined by a line segment will define a unique direction. बस तो मेरे ख्याल से यहां डायरेक्शन से क्या मतलब है, लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन को वो क्या कहना चाहता है ना? तो वो ये कहना चाहता है कि एंगल विच इट मेक्स विद एक्स एक्सिस, है ना? कोई भी स्ट्रेट लाइन पर अगर तुम कोई 2 पॉइंट ज्वाइन करो, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो इस सेगमेंट का डायरेक्शन का मतलब हुआ जो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा। सही है ना? तो मैंने ये सेगमेंट का एंगल एक्स एक्सिस के साथ कुछ बना। मानते हो अगर तुम कोई दूसरा पॉइंट भी लेते कि यार मैंने तो एक पॉइंट ये लिया है और एक पॉइंट ये लिया है, तो भी लाइन सेगमेंट का एक्स एक्सिस से एंगल सेम रहेगा, ठीक? जबकि ऐसा तुम देख पाओगे कि अदर देन स्ट्रेट लाइन इट विल नॉट हैपन। इफ इट इज लाइक दिस, अगर कुछ ऐसा कर्व हुआ तो तुम इमेजिन कर पाओगे कि आई ज्वाइंड 2 पॉइंट्स बाय सेगमेंट, तो इसको एक्सटेंड करके एंगल दिखा रहा हूं, दिस इज द एंगल। सही है ना? एंड इफ यू ज्वाइन एनी अदर 2 पॉइंट्स, कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो यू कैन सी कि सर एंगल डिफरेंट है। समझ में बात आई?
तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन ऑफ लाइन इज क्लियर कि यार दो सेगमेंट, दो पॉइंट को ज्वाइन करके जो सेगमेंट है वो एक्स एक्सिस से सेम एंगल बनाएगा, राइट? इतनी सी बात। अब इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, हालांकि ये मैं पढ़ा चुका हूं पहले भी, लेकिन एक बार और रिपीट हो रहा है कि किसी लाइन का इंक्लिनेशन क्या है। एंगल विच दैट लाइन मेक्स विद एक्स एक्सिस, मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। खुद लिखो ना यार, एंगल विच द लाइन मेक्स with positive x axis, angle which the line makes with positive x axis. तो I think this is the inclination, ये है inclination, ठीक? तो पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल मेजर होगा। और तुम तो जानते हो कि सर एंगल मेजर करने के ट्रिग्नोमेट्री में हमें बताया गया है कि दो तरह से मेजर किया जाता है एंगल, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज। तो अगर मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया तो ये पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाएगा। मान लो ये 60 डिग्री है तो आंसर 60 होगा। और अगर किसी ने कहा कि यार मैंने तो ये एंगल मेजर कर दिया कि यार ये तो 120 है, तो आंसर -120 होगा। ये बात हम ट्रिग्नोमेट्री के जमाने से सुनते आ रहे हैं कि एंगल मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज इज टेकन पॉजिटिव, मेजर्ड क्लॉकवाइज इज टेकन नेगेटिव, ठीक? इसी तरह से मान लो कि सर लाइन इज लाइक दिस, मान लो, तो फील कर पा रहे हो कि इंक्लिनेशन इज व्हाट, दिस विल बी द इंक्लिनेशन। ठीक है? अरे भाई सिद्धार्थ तुम लकी हो यार, स्ट्रेट लाइन स्टार्ट ही हुआ है लगभग, समझ रहे हो? ओके, तो आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर। तो इंक्लिनेशन समझ गए, फाइन। नाउ लेट्स talk about slope, slope of line। किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? अच्छा, इंक्लिनेशन के बारे में मैं तुमको एक बात और बता देता हूं। वैसे तो देखो, इंक्लिनेशन को किसी रेंज में हम नहीं कह सकते, मतलब थीटा बिलोंग्स टू आर, इसमें कोई शक नहीं है कि आप इंक्लिनेशन का आंसर 365 डिग्री बोल सकते हो, ठीक? लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं। मैं कहता हूं कि यार मेरे को एक छोटा इंटरवल दो ना, जिससे कि आपकी सारी स्ट्रेट लाइंस एक्स वाई प्लेन की कवर हो जाए। आई एम इंटरेस्टेड इन दैट इंटरवल, फाइन। तो तुमको लगता नहीं कि सर अगर मैं चाहता हूं कि एवरी पॉसिबल स्ट्रेट लाइन गेट कवर्ड, तो उस पर्पज से यू ओनली टेक इंक्लिनेशन इन इंटरवल 0 से पाई इज सफिशिएंट। समझो, है ना? तो तुमको कोई भी स्ट्रेट लाइन लगे, इवन मैं तो पाई को भी ओपन बोल रहा हूं तनिषा, मैंने तो पाई तक को ओपन लिखा है ना? कारण तुम समझ रहे हो कि सर ये पाई एंगल में भी तो वो एक्स एक्सिस ही बन जाएगी, एक्स एक्सिस की पैरेलल बन जाएगी। अब एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन का इंक्लिनेशन 0 बोलो पाई बोलो, एक ही बात है ना? तो मैंने तुमसे एकदम सफिशिएंट इंटरवल पूछा है कि एक मुझे ऐसा इंटरवल दो सफिशिएंट टू कवर एवरी लाइन। तो मेरे ख्याल से इतना इंटरवल बहुत है। अब 0 से π/2 तो मत बोलो यार, ठीक है? खाली एक्यूट एंगल, हाँ, ये लाइन कौन कवर करेगा? मेरे ख्याल से बात क्लियर, ठीक? सो दिस इंटरवल इज सफिशिएंट।
बाकी मैंने ध्यान रखना, मैंने ये नहीं कहा है कि इंक्लिनेशन सिर्फ 0 से पाई में लाई करता है, ठीक, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने तो कहा है कि आई कैन टेक थीटा बिलोंग टू 0 टू पाई, इससे आपकी सारी लाइन कवर हो जाएगी, ठीक। ओके, नाउ स्लोप। स्लोप इज नथिंग बट tan ऑफ इंक्लिनेशन, बस ये होता है स्लोप, ठीक है। अब तुम समझ सकते हो कि थीटा इंक्लिनेशन π/2 अगर है तो तुम समझ गए कि सर tan थीटा डिफाइन नहीं होगा। इन दिस केस स्लोप नॉट डिफाइंड, ठीक। तो बेसिकली तुम समझ गए बात को कि इफ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस की पैरेलल लाइन है तो उसका स्लोप डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। अरे दोनों डायरेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव हैं भाई, स्लोप एंड इंक्लिनेशन। लाइन का स्लोप, लाइन का इंक्लिनेशन, दे बोथ रिप्रेजेंट डायरेक्शन, गॉट इट। जैसे तुम लोग वेक्टर्स पढ़ते हो ना, तो तुम लोग वहां कहते हो कि सर यूनिट वेक्टर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डायरेक्शन, वैसे ही मैं यहां लाइन के बारे में कह रहा हूं, स्लोप इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डायरेक्शन, इंक्लिनेशन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डायरेक्शन। बात समझ में आई? अच्छा, स्लोप के साथ में टर्म बता रहा हूं, इसको लोग ग्रेडियंट भी कहते हैं, ग्रेडियंट, एक ही मतलब है, ग्रेडियंट या स्लोप, ठीक। अब जस्ट मैं तुमसे एक छोटा सा फॉर्मूला एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर तुमको लाइन पर कोई दो पॉइंट मालूम है, वन पॉइंट इज x1 y1, वन पॉइंट इज x2 y2, ठीक है ना। जो लोग यहाँ कैलकुलस, इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस पढ़े बैठे हैं वो लोग समझ रहे हैं कि सर ये सब हम पढ़ चुके हैं, नहीं कोई बात नहीं, छोटा सा रिपीटिशन है। तो फॉर्मूला फॉर स्लोप लोग याद रखते हैं कि सर देखिए पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर इसने थीटा एंगल बनाया तो यहां भी थीटा बनेगा, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, पैरेलल टू वाई, पैरेलल टू एक्स, ये लेंथ हो गई y2 माइनस y1, ये हो गया x2 माइनस x1। तो फ्रॉम फिगर यू कैन अंडरस्टैंड कि सर tan थीटा जो है वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो लोग इसको ना एज ए फॉर्मूला रट लेते हैं कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, सेम ऑर्डर। अगर ऊपर y2 माइनस y1 है तो नीचे x2 माइनस x1 लिखोगे, और ये फॉर्मूला हमेशा सही होता है। जैसे तुमने अभी एक्यूट की एंगल बनाती हुई लाइन देखी ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम कहोगे सर ऑब्ट्यूज एंगल वाली लाइन के लिए, तो उसके लिए भी चेक कर लो कि इस फॉर्मूले में कोई मिस्टेक नहीं है। ये रहा x1 y1, ये x2 y2, इंक्लिनेशन जैसा तुम जानते हो कि सर इंक्लिनेशन तो ये एंगल हुआ, यही हुआ ना इंक्लिनेशन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल। तुमने एज यूजुअल कहा कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये 90 हो गया। ये लेंथ कितनी आ गई, तुम तो जानते हो ना कि सर जिसका y नीचे से ऊपर y बढ़ता है ना, तो ये y वैल्यू बढ़ी है, ये y2 माइनस y1। व्हाट इज दिस वैल्यू, ये लेंथ कितना है, तुम जानते हैं ना हॉरिजॉन्टली लेफ्ट से राइट, राइट में जो पोजीशन होती है उसका x बड़ा होता है, तो x1 x2 से बड़ा है, तो व्हाट इज दिस लेंथ, x1 माइनस x2, है ना। मामूली सी ज्योमेट्री तो है अपनी। मानते हो ये एंगल कितना हुआ, ये हुआ पाई माइनस थीटा, ठीक, पाई माइनस थीटा। तो यू विल अंडरस्टैंड कि सर tan ऑफ पाई माइनस थीटा बराबर y2 माइनस y1
ओवर x1 माइनस x2, तो मानते हो आई अगेन गेट द सेम फॉर्मूला कि यार tan थीटा सेम आंसर आ गया। तो चाहे लाइन कैसी भी हो, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, इंक्लिनेशन, योर फॉर्मूला इज ऑलवेज वैलिड। तो नाउ आई विल बी यूजिंग दिस एज फॉर्मूला कि स्लोप ऑफ लाइन इज गिवन बाय क्विकली। देख भाई, मुझे बार बार मत बोला करो, है ना। मैं क्या कहता हूं, मैं जो है ना कस्टमाइज्ड नहीं पढ़ाता हूं। मेरे साथ प्रॉब्लम यही है, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू कि कोई कि सर हम लोग ज्यादा लेवल के नहीं है ना। मैं सबको एक जैसा ट्रीट करते हुए एक जैसा पढ़ाता हूं, ठीक। तो सब कुछ मेरे माइंड में है, कब क्या कराना है सब मेरे माइंड में है। ब्लैक बुक, पिंक बुक सब होनी है, एक दिन सब होनी है, ठीक है। गिनती के चैप्टर करके उसी चैप्टर पे एक्सपर्टाइज, मैं ऐसा बिल्कुल बिलीव नहीं करता, ठीक। और वैसे भी एक्सपर्टाइज जो है ना वो हमारी शीट हमें करा चुकी है। जब ऑलमोस्ट 11th खत्म हो रहा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स 11th के ऑलमोस्ट होने लग जाएंगे, तब मैं कॉल करना शुरू करूंगा कि अब चलो ब्लैक बुक का ये चैप्टर करते हैं। समझ गए? तो आई होप कि दिवाली के बाद टर्न आ जाएगा, है ना। एंड लेट्स होप कि कहीं बीच में मुझे फील हो कि यार बहुत पढ़ लिया है ना, बहुत थ्योरी पढ़ा पढ़ा के बोर हो गए, चलो थोड़ा बीच में डिस्कशन उठा लेते हैं। तो मूड पर डिपेंड करेगा। वैसे मेरी कोशिश ये रहेगी कि पहले मैं थ्योरी के चैप्टर्स मैक्स टू मैक्स ऑफ 11th क्लास करा दूं, है ना। फिर डिस्कशन पर जाएंगे तो उससे क्या होगा ना, रिवीजन चलेगा। ओके, चलो लाइन की इक्वेशन लाते हैं। अब थोड़ा एकदम बेसिक से सोचना। मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि लाइन की इक्वेशन निकालनी है, मतलब लोकस निकालना है। तो एक यूनिक लाइन, एक यूनिक लाइन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है कि सर क्या क्या मुझे पता हो जिससे कि एक यूनिक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो जाए। यूनिक, समझ रहे हो, सिंगल आंसर। तो तुमको लगता नहीं कि सर एक तो लाइन का डायरेक्शन का आइडिया हो जाए, डायरेक्शन, और डायरेक्शन पे तो तुम समझ रहे हो कि या तो मुझे इंक्लिनेशन मिल जाए या मुझे स्लोप मिल जाए। तो सपोज स्लोप इज नोन, ठीक। अगर मुझको स्लोप मालूम है, तो अगर स्लोप मालूम है तो मानते हो कि यूनिक लाइन नहीं आएगी कि सर ये तो सेम स्लोप की तो बहुत सारी लाइंस होती है, ठीक। नहीं, चिंता मत करो, दिवाली तक में पूरा 11th क्लास का सिलेबस नहीं खत्म हो पाएगा, है ना। इतना भी हम लोग फास्ट नहीं है। बस मैंने कहा कि दिवाली के बाद कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा ब्लैक बुक स्टार्ट कर दें, है ना। बस अब बातें बंद करो और चुपचाप जो बता रहा हूं उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि सर दिस इज गिवन से मुझे इनफाइनाइट लाइंस मिल गए, लेकिन कम से कम इतना तो क्लियर हुआ ना कि सर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पता पड़ गया, है ना। स्लोप के थ्रू मुझको एक डायरेक्शन का ज्ञान हो गया कि सारे लाइंस ऐसे होंगे, राइट। अब तुमको लगता नहीं कि नाउ
इन ऑर्डर टू गेट यूनिक लाइन, अगर मैं तुमको कोई एक पॉइंट दे दूं लाइंग ऑन लाइन, इफ आई एम गिवन वन पॉइंट लाइंग ऑन लाइन, मुझे लगता है कि अब यूनिक आंसर मिल जाएगा, क्योंकि तुम जानते हो कि ये पैरेलल लाइंस हैं और सेम पॉइंट को दो डिफरेंट पैरेलल लाइन कंटेन नहीं करती है। ठीक है, तो इफ आई एम गिवन ए पॉइंट लाइन, तो मुझे लगता है कि यू गॉट अ यूनिक स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो पूरी स्ट्रेट लाइन की जो समरी है ना, वो यही है कि कभी भी तुमको कहेगा लाइन का इक्वेशन निकालो, तो मैं ये सर्च करता हूं कि यार कहीं से मुझे लाइन का स्लोप मिल जाए और कहीं से मुझे लाइन पर एक पॉइंट मिल जाए, लाइंग ऑन लाइन। इफ आई नो these two, then I am able to write the equation of line, है ना। स्लोप को कुछ मान लेते हैं, m, वन पॉइंट ऑन लाइन, x1 y1 गिवन, इतना इंफॉर्मेशन मुझे मालूम है। चलो अब लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। ठीक, अब तुम लोग समझदार हो कि सर लाइन की इक्वेशन का मतलब है लोकस, है ना, लोकस का आंसर करना। और तुम लोकस तो तुम जानते हो कि सर लोकस तो एच के होता है। आपको इस कर्व की इक्वेशन लिखनी है, मतलब लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच लाई ऑन इट। तो ऐसी सिचुएशन में तुम जानते हो कि कोई एक जनरल पॉइंट यहां पर मान लेना चाहिए, तो लेट इट बी एच के। ठीक, अब तुम समझदार हो कि सर एच के और इसे इसकी मदद से स्लोप k माइनस वाई वन एच माइनस एक्स वन इज स्लोप, और स्लोप तो m है। ठीक, तो मानते हो मुझे आंसर मिल गया, लोकस का आंसर मिल गया। एंड वंस आई गेट द लोकस, तो तुम एच के को फिर एक्स वाई कन्वर्ट कर देते हो। तो माई फाइनल आंसर विल बी दिस। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू यूज इट एज फॉर्मूला, रट लो। गिवन द पॉइंट, गिवन द स्लोप, लाइन की इक्वेशन विल बी गिवन बाय दिस। बस अब तुम देखना, इसी आइडिया से मेरे सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स होते चले जाएंगे। इसको तुम लोग वैसे तो नाम से जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसको हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, तो आई एम एबल टू राइट इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is known, whose point, one point lying on line is known, then equation given by, done। चलो कंटिन्यू करते हैं, छोटे छोटे फॉर्म्स हैं। 2 पॉइंट फॉर्म, हालांकि नाम से कोई नहीं पूछेगा तुमसे कि लाइन की 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है। अगर मैं तुमको कोई 2 पॉइंट दे दूं, गिवन 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन स्ट्रेट लाइन, लेट्स से x1 y1 कॉमा x2 y2, तो मुझे बताओ अगर कोई 2 पॉइंट लाइंग ऑन लाइन दिए गए हैं, तो डोंट यू थिंक कि एक यूनिक स्ट्रेट लाइन मिलेगी? आराम से सोचो कि हाँ बिल्कुल सच बात है ये।
दो पॉइंट को ज्वाइन करके विल गेट अ यूनिक स्ट्रेट लाइन। तो आई एम इंटरेस्टेड टू राइट इट्स इक्वेशन। इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, तो मैं एक काम करता हूं, मैं वो पॉइंट स्लोप फॉर्म से तुमको सीधा आंसर दे देता हूं कि सर पता है इसका मेरे को स्लोप का फॉर्मूला आता है। इस लाइन का स्लोप आपका मालूम है क्या होगा? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो अभी अभी जो हमने सीखा है उसकी मदद से खत्म करो कि लाइन की इक्वेशन इज containing x1 y1 and having slope। तो ये सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे में से कुछ लोग पता है कंफ्यूज जाएंगे, कहेंगे कि सर यहां आपने y माइनस y2 यहां x माइनस x2 क्यों नहीं लिखा? तो लिख लो, आंसर सेम ही है। समझ गए? इजी, रटना सिर्फ एक है, आई नो वन पॉइंट, आई नो स्लोप, बात खत्म। तो इसे याद करने की मैं आवश्यकता नहीं समझ सकता। मुझे लगता है कि लोग ओरली डिराइव कर लेंगे। जो फॉर्मूले याद करने होंगे मैं बताऊंगा, चिंता मत करना। कुछ फॉर्मूले तो याद करने को रिकमेंड करूंगा। इजी, ओके। इंटरसेप्ट, अब तुमको पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ लाइन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसका बहुत सिंपल मीनिंग होता है, सपोज दिस इज द लाइन, तो पॉइंट वेयर लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ये जहां एक्स एक्सिस को कट करेगी, मान लो कि दिस इज -2,0 मान लो। तो ये जो -2 है ना, ये इसका एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस या एक्स इंटरसेप्ट on x axis that will be -2, लाइन का x इंटरसेप्ट। इसी तरह से मान लो ये 0,1 है, पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट y एक्सिस, तो ये जो वैल्यू है ये इसका y इंटरसेप्ट कहलाता है, या फिर इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस विल बी 1। ठीक है, तो जो y कोऑर्डिनेट है ना वो y इंटरसेप्ट, और जो x कोऑर्डिनेट है वो x इंटरसेप्ट। डेफिनेशंस पता होने चाहिए। ओके, कि नाउ आई विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ लाइन ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब बात को जनरलाइज करते हैं। अगर मुझको गिवन है लाइन का एक्स इंटरसेप्ट इज गिवन इज ए वाई इंटरसेप्ट, समझ पा रहे हो? लाइन का इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, लाइन का इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस मान लो, तो आई वॉन्ट टू नो इट्स इक्वेशन। तो जो समझदार लोग हैं वो कहेंगे कि सर ये तो 2 पॉइंट फॉर्म हो गया, आपका एक्स इंटरसेप्ट ए होने का मतलब है पॉइंट ऑन लाइन इज a, 0।
y इंटरसेप्ट b होने का मतलब है पॉइंट ऑन लाइन इज 0, b। तो क्या तुमको लगता नहीं कि मुझे तो आपने 2 पॉइंट दे दिए लाइन पर लाई करने वाले, तो क्या मैं 2 पॉइंट को कंटेनिंग लाइन की इक्वेशन डायरेक्ट दे दूं? y माइनस बी एक्स माइनस 0 स्लोप b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है, इसको रीअरेंज करते हैं, है ना। तो अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करूं, ए वाई प्लस बी एक्स इज ए बी, तो हम लोग इसे आगे डायरेक्ट एज फॉर्मूला रटेंगे, x अपॉन ए y अपॉन बी इज 1। रिमेंबर, ये मैं एज फॉर्मूला प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट लगाऊंगा, है ना। और ऑब्वियसली तुम समझ रहे हो कि मैंने एक छोटा सा एजम्पशन ले रखा है इसमें कि a एंड b आर नॉन जीरो नंबर्स। तुम्हारी बात पर क्या करूं मैं चंदन? Equation of line whose intercepts are a and b, its equation will be, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल होगा, ठीक है। डन। नॉर्मल फॉर्म, अब ये थोड़े से इंटरेस्टिंग फॉर्म्स आते जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस में यूज होने वाला आइडिया है। बाकी चिंता मत करो, जब हम एप्लीकेशन करेंगे ना तब हमको सब दिमाग में जाएगा। लाइन की नॉर्मल फॉर्म में गिवन कि सर क्या गिवन होगा, जल्दी कॉपी किया करो यार तुम लोग। ठीक, आई एम, मुझको दिया गया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन। मान लेते हैं उस डिस्टेंस को मैं P बोल रहा हूं, फ्रॉम ओरिजिन। ये मुझे गिवन है एज वेल एज एन एंगल विच परपेंडिकुलर, यार ये परपेंडिकुलर का सिंबल यूज कर दिया मैंने, आगे से मैं शॉर्ट में परपेंडिकुलर ऐसे लिखूंगा, है ना, मेक्स विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा। तो एक बार गिवन क्या है उसको पहले समझ लो। लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, और वो जो परपेंडिकुलर है ना वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक। तो लेट्स सी कि इतनी इंफॉर्मेशन होने से क्या एक यूनिक लाइन मिलेगी तुमको, है ना। तो तुम लोग तो काफी समझदार हो, तुम कहोगे कि सर बिल्कुल मिलेगी।
आप एक काम करो, अल्फा एंगल मान लो ये रहा कि सर ये है अल्फा एंगल, सही। एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता हुआ मैंने दिया। अब मानते हो कि सर इसकी लेंथ भी नोन है, ये जो आपने अल्फा एंगल पर बनाया है इसकी लेंथ p है, ये p लेंथ, मतलब तुमने ओरिजिन से एक p लेंथ का सेगमेंट बनाया अल्फा एंगल पर, तो वो एक यूनिक सेगमेंट मिलेगा। अब जो तुम्हारी लाइन है, तुमको लगता नहीं कि सर लाइन इसकी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो क्या एक यूनिक स्ट्रेट लाइन मिली कि नहीं मिली? तो ये इंफॉर्मेशन होने से मेरा डायरेक्शन का पर्पस भी सॉल्व हो गया कि भाई ये जो अल्फा एंगल है इसकी परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, है ना। और साथ में वो जो पैरेलल लाइंस आ रहे थे, इस डिस्टेंस p की मदद से पता पड़ गया कि वो कौन सी स्ट्रेट लाइन होगी। फील करो कि इंफॉर्मेशन जो दिया है उससे यूनिक लाइन मिलेगी, ठीक। अब चलो यूनिक लाइन को निकालते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि योर सिचुएशन इज लाइक दिस, तो इस सिचुएशन के लिए मुझे लाइन की इक्वेशन चाहिए, राइट। मैंने अल्फा को ना कुछ π/2 से पाई के बीच का एग्जाम्पल लिया है। तुम चाहो तो कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेना कि सर मैं तो इस केस के लिए करूंगा, आपसे भी ज्यादा टफ सवाल करूंगा मैं, ठीक है, कि यार मैं तो ये सिचुएशन करूंगा कि अगर ये अल्फा होता तो तब भी हो जाएगा, ठीक। तो तुम जो भी केस लोगे ना सब बन जाएगा, चिंता मत करो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आंसर सबका एक ही आंसर आता है, तो याद करने के लिए इजी होगा, ठीक। तो आई एम गोइंग टू ऑब्टेन फॉर दिस। अब p डिस्टेंस मुझे मालूम है ना, ये नोन है। तो तुमको लगता नहीं कि सर एक स्ट्रेट लाइन मामूली सी ज्योमेट्री लगा के मुझे लगता है कि मैं तुमको ये लेंथ दे सकता हूं। तो ये अल्फा है ना, ये 90 है, तो ये एंगल हो गया, वो क्या होती है थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, है ना, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, तो ये हो गया अल्फा माइनस π/2। कुछ लोग समझ गए, ठीक। अब यूजिंग दिस राइट ट्रायंगल, इस राइट ट्रायंगल की मदद से मैं ये लेंथ निकालने जा रहा हूं। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, लेंथ, ठीक। तो ये लेंथ आ गई, p एल्टीट्यूड है, हाइपोटेन्यूस लिखना है, p अपॉन साइन अल्फा माइनस π/2, ठीक, जो कि बराबर है -p अपॉन कॉस अल्फा। अब तुम्हारे में इतनी बुद्धि तो है कि ओरिजिन से 2 डिस्टेंस पर कि सर ये लेंथ 2 है ना, पर जो कोऑर्डिनेट होगा, ये जो कोऑर्डिनेट है (0), ये 2,0 थोड़ी होगा, ये -2,0 होगा। इतनी अकल है ना, ठीक। तो इसका मतलब है ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये है p अपॉन कॉस अल्फा, (0). आराम से सोचो कि यार -p अपॉन कॉस अल्फा ये डिस्टेंस है, तो ये +p अपॉन कॉस अल्फा, (0) कैसे हुआ। आराम से सोचना, तुमको जवाब मिलेगा, ठीक। नाउ अब मेरा इंटरेस्ट है ये लेंथ में, है ना। तो कई लोग समझ रहे कि मैं करने क्या जा रहा हूं, मैं इंटरसेप्ट्स निकाल रहा हूं और फिर इंटरसेप्ट आने के बाद सीधा इंटरसेप्ट फॉर्म से आंसर ला दूंगा। तो ये लेंथ, ये अल्फा है ना, तो ये एंगल यहां से कर दो कि सर ये अल्फा माइनस π/2 है, तो π/2 से इस एंगल को घटाओ जरा, सब्ट्रैक्ट, अरे ये एंगल और ये एंगल का सम π/2, तो ये कितना हो गया, π/2 माइनस दिस, पाई माइनस अल्फा, सही है ना।
पाई माइनस अल्फा, हाँ पिछली फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूं, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है, उसको भी तो डिराइव कर ही चुका हूं मैं। तो आई थिंक ये लेंथ आ गई। वैसे तो मैं इस एंगल को भी लिख सकता था, मैंने अननेसेसरी इस एंगल पर इतना दिमाग लगाया। ये बेचारा एंगल डायरेक्ट अल्फा माइनस पाई बाई 2 आ रहा था कि सर ये टोटल अल्फा है, तो ये अल्फा माइनस पाई बाई 2 हो गया। सोचो, ये एंगल अल्फा माइनस पाई बाई 2 डायरेक्ट दिख रहा था कि नहीं, है ना। अरे बहुत ज्योमेट्री बहुत आनी चाहिए तुम लोगों को, पता है कि सर मेरे पास बहुत तरीके हैं ये अल्फा माइनस पाई बाई 2 बताने के, कि देखो ये एंगल और ये एंगल का सम 90, फिर सर ये एंगल और ये एंगल का सम भी 90, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। स्कूल ज्योमेट्री, ठीक। अल्फा माइनस पाई बाई 2, बस अब करते हैं बेस हाइपोटेन्यूस, तो ये लेंथ आ गई P अपॉन कॉस अल्फा माइनस पाई बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री तुम लोगों को आती है, ये हो गया P अपॉन साइन अल्फा, है ना। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया 0, P अपॉन साइन अल्फा, सही। बस आई नो इंटरसेप्ट, तो आई एम डायरेक्टली गोइंग टू अप्लाई फॉर्मूला x अपॉन a y अपॉन b इज 1, जिसको रीअरेंज करके x cos अल्फा y sin अल्फा इज p, रट लो। नाउ आई विल यूज एज फॉर्मूला, तो मुझे परपेंडिकुलर का एंगल पता है x एक्सिस से, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से पता है, तो लाइन की इक्वेशन आई विल डायरेक्टली राइट यूजिंग फॉर्मूला, क्योंकि मैंने डिराइव की है तो मुझे पूरा हक है यूज करने का। ये कहलाता है नॉर्मल फॉर्म, लाइन की इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, चलो तुमको एक स्कूल लेवल का सवाल कराता हूं, है ना, स्कूल में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ये बात तो तुम समझ गए ना कि सर एक स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल फॉर्म। किसी भी लाइन का इक्वेशन कैसा होता है देखने में जनरली, तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि सर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इज लाइक दिस, एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन होती है ना। ये सब 10th में पढ़ के आए हो, बाकी अब तुम कह सकते हो कि सर आप इतनी सारी फॉर्म्स जो हमें दिखाते जा रहे हो, उन इक्वेशन को रीड करा हमने, तो वो सारे इक्वेशन इस फॉर्मेट के आ रहे हैं, कंटेन एक्स कंटेन वाई कांस्टेंट। तो एक्स और वाई में लीनियर फॉर्म की इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, दिस इज द फॉर्मेट, ठीक। तो चलो एक छोटा सा आंसर करना, ठीक है। हालांकि मैं तुमसे यहां पर एक बात और एक्सपेक्ट करना चाहता हूं, चलो तुमको उसकी बात कर ही लेते हैं। अगर तुमको लाइन की इक्वेशन कोई दे, तो तुमको उस इक्वेशन को देखते ही स्लोप पहचानना आना चाहिए कि सर आई एम गिवन अ इक्वेशन लाइक दिस, या कुछ भी देगा वो, एक लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है, तो तुमको स्लोप डायरेक्ट फॉर्मूला कि क्या मैं लाइन की इक्वेशन को देखते ही स्लोप बता सकता हूं, तो मैं उसका आंसर कर रहा हूं। तो योर स्लोप ऑफ लाइन इज
तुम क्या किया करो, लाइन की इक्वेशन को सारे टर्म्स वन साइड ले आओ, कांस्टेंट एक्स वाई सबको एक तरफ ले आओ, इक्वल टू 0। तो पहले मैं तुमको फॉर्मूला रटवा रहा हूं, माइनस को एफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन को एफिशिएंट ऑफ वाई। हियर माइनस ए बाई बी। अगेन आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर, ठीक है, ये मैं चाहता हूं कि तुम रटो। तुम किसी भी एग्जाम्पल में चले जाओ ना यार, तुमने लाइन की इक्वेशन क्या सिखाई थी मुझे कि सर y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, यही थी ना सबसे जनरल फॉर्म। हर लाइन की इक्वेशन इस आइडिया से डिराइव होती है कि नहीं होती है? तो तुमको लगता नहीं कि सर आपने जो सिखाया उस फॉर्म में लिखो इसको, सारे टर्म एक तरफ ले आओ, ये रहा आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म। मानते हो स्लोप इज व्हाट? m। तो यहां से तुम मैच कर पा रहे हो कि सर ये तो फॉर्मूला आपने जो सिखाया वो मैच कर रहा है। माइनस को एफिशिएंट ऑफ x अपॉन को एफिशिएंट ऑफ y, सही है ना? अरे माइनस ऑफ माइनस m अपॉन 1। तो मेरे ख्याल से बात को फील करो, और ये सब अब कैलकुलेशन में हमको काम आने वाला है कि अगर लाइन की इक्वेशन दी है तो मैं डायरेक्टली स्लोप पहचानना जानता हूं, ठीक? दिस पॉइंट इज क्लियर। चलो मैं अपनी बात से भटक गया, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने जा रहा था, ठीक है, वो स्कूल का क्वेश्चन कराने जा रहा था ना, ठीक है। नाउ you are given a line, और तुमसे कहेगा एक्सप्रेस इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म। इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में लिख के दिखाओ, ये मेरा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन समझ गए? तो अब चलो नॉर्मल फॉर्म की तरफ चलते हैं कि यार नॉर्मल फॉर्म का आंसर तो कुछ ऐसा होता है, ये होता है नॉर्मल फॉर्म, सही? तो क्या तुम नोटिस कर रहे हो कि सर इस फॉर्मेट में आंसर लाने के लिए जो x का कोफिशिएंट है, जो y का कोफिशिएंट है, उसका स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए। सही कहा मैंने? तो अपनी इक्वेशन पर कुछ ऐसा ट्रिक बिठाओ कि x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट स्क्वायर करके जोड़ू तो 1 आ जाए। तो तुम कहोगे कि आसान है, एक काम करो, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से डिवाइड कर दो। सही है ना? कुछ याद आया कि सर ए एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस वाई वाला कंसेप्ट चल रहा है, ये है ना? तो आई डू लाइक दिस। मेरे ख्याल से ये मैनिपुलेशन में किसी को कोई तकलीफ नहीं कि हाँ ऐसा कर सकते हो, क्या दिक्कत है? आई डिवाइडेड। तो क्या अब तुम फील कर रहे हो कि सर कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम 1 बन गया? लेकिन मुझे अभी भी दिक्कत है, अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि ये जो P होता है, P तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो उसको तो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना? तो जो थोड़ा सा अकल रखते हैं लोग, दे विल से कि सर ऐसे लिखिए 7/√13
कलेक्टिंग हियर -2x अपॉन √13 प्लस 3y upon √13. Now this is the answer in normal form. ये हुआ तुम्हारा आंसर, प्रॉब्लम का आंसर। सोचो, सही है। तो मेरे ख्याल से मैच हो गई बात कि x cos अल्फा, तो नॉर्मल फॉर्म का तुमको एडवांटेज दिखाई दिया कि इफ आई नो द नॉर्मल फॉर्म, लाइन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में लिखने से जो परपेंडिकुलर है उसका कॉस अल्फा साइन अल्फा दोनों निकल आए। देखो ध्यान से कि सर कॉस अल्फा -2/√13, साइन अल्फा 3/√13, एज वेल एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम लाइन, सर वो रहा 7/√13। अरे तुमको आंसर मिला कि नहीं मिला, बस इतना बताओ कि ये इक्वेशन इससे टैली हुई कि नहीं, बस इतनी बात समझा दो। फिर उसके बाद घर पर इस बारे में विचार करना कि y² + 3² अंडर रूट आई डिवाइडेड y है ना। बस तुम तो ये सब y छोड़ो, तुम तो बस इतना समझा दो मुझे कि ये आंसर और ये आंसर ठीक है कि हाँ सर हो गया, टैली हो गया, ठीक। बस अब घर पर y का जवाब सोचना है ना, जो मुझसे जानना चाह रहा है कि y डिवाइडेड बाई 2² + 3² अंडर रूट, ठीक है ना। ठीक, तो मैंने तो भाई तुम्हारा नॉर्मल फॉर्म से टैली करवा दिया आंसर, दैट्स इट। ठीक, सो दिस इज व्हाट नॉर्मल फॉर्म इज। एक छोटा सा फॉर्म और देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। डिटरमिनेंट फॉर्म, लाइन की इक्वेशन मैं लिखना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ ए डिटरमिनेंट, है ना। डिटरमिनेंट में लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड है। मैं तुमसे, तुम हर बार देख रहे हो ना कि सर क्या कहते हैं, मैं तुमसे कुछ गिवन चीजें पूछता हूं कि यार मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तब मैं तुमको आंसर दूंगा। तो यहां पर आई रिक्वायर यू टू गिव 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन लाइन, कि मुझको 2 पॉइंट लाइन पर लाई करने वाले दे दो। लाइंग ऑन लाइन से x1 y1 एंड x2 y2, ठीक। नाउ आई एम गोइंग टू राइट इक्वेशन ऑफ लाइन इन टर्म्स ऑफ डिटरमिनेंट। जिसको लोकस का ज्ञान हो जाता है ना, उसके लिए प्रॉब्लम्स बहुत इजी हो जाती है। कि सर आप लाइन की इक्वेशन ढूंढने जा रहे हो ना, इसका मतलब है कि आप लोकस निकालने जा रहे हो। लोकस कैसे पॉइंट का, जो इस लाइन पर कहीं भी हो सकते हैं, है ना। अब बात आई लोकस की, तो तुम कहोगे सर लोकस में तो कोई एक पोजीशन को एच के दिखाया जाता है, ठीक। तो कहीं भी जहां तुमको अच्छा लगे दिखाने में कि यार चलो ये लेते हैं, अब तुम इसको एच के लिखोगे। मानते हो एक बार जब आंसर आ जाता है, फिर तुम कहते हो सर एच के को एक्स वाई डाल दो, यही कहते हो। तो अगर मैं थोड़ी सी हैबिट यहां डिस्टर्ब कर दूं कि यार क्यों मुझसे 2 लाइन खर्च कराते हो, अगर मैं इसको डायरेक्ट एक्स वाई लिख दूं चलेगा, ठीक। कि सर वो एच के में आंसर लाने के बाद एक्स वाई लिखना होता है। तो अब कुछ लोग समझ रहे हैं कि हाउ टू गेट अ रिलेशन इन टर्म्स ऑफ 3 क्वांटिटीज। तो लोग जानते हैं कि सर वो कोलिनियरिटी कंसेप्ट,
3 पॉइंट्स को लीनियर, तो योर आंसर टू लाइन इन फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट will be this. Easy? अरे मैथ से आसान सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है ना? बिल्कुल बगैर पढ़े लिखे, बगैर कुछ सोचे समझे कोई भी पढ़ा सकता है। और वहीं बाकी सब्जेक्ट पे देखना कुछ पढ़ना पड़ता है, कि इतनी थ्योरी होती है कि भूल जाते हैं लोग, कैसे रिटेन कर सकते हैं। और गणित एकदम सबसे लाइट है ना। और तुम लोग भी देखना कि सर हम लोग एकदम सबसे लो रिवीजन करते हैं इस सब्जेक्ट का, फिर भी सवाल बनते चले जाते हैं। रिवीजन की आवश्यकता सबसे कम तुमको इसी सब्जेक्ट में पड़ेगी। इजी। चलो अब होमवर्क देता हूं ना। होमवर्क इज फ्रॉम डिटरमिनेंट ओनली, ठीक है, सिर्फ डिटरमिनेंट से होमवर्क है। आई थिंक जेईई एडवांस्ड, सिर्फ एडवांस के क्वेश्चन करने, बस ओनली 14 क्वेश्चंस आर देयर। थोड़ा सा सिस्टमैटिक चलने तो मुझे, है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की तरह कोई और टॉपिक भी सफर कर जाए। तो कल का होमवर्क सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 5, सॉरी नॉट 4, एक्सरसाइज 5 डिटरमिनेंट। अच्छा, जिसका किसी का अगर खत्म हो जाए होमवर्क, तो वो नेक्स्ट जो है ना वो डिटरमिनेंट की 3 एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि अब की बार मैं शीट फिनिश करके ही दूसरे चैप्टर पे जाऊंगा। तो इसका अगला होमवर्क जो आने वाला है वो है एक्सरसाइज 3, अगला होमवर्क। तो ये कल का होमवर्क है, ठीक है। चलो बाय, जय हिंद, गुड नाइट।